प्रिय विद्यार्थियों, डीएलएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर बच्चे और सीखना, उसमें 7वीं इकाई आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। 7वीं इकाई है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वैसे आप सब समझते हैं, ऐसे बालक जिनको हमें विशेष देखभाल की आवश्यकता है, जिसमें जितने भी दिव्यांग बालक हैं वो सब इसमें विशेष आवश्यकता वाले में आते हैं। उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, उनकी एजुकेशन किस प्रकार से उसको एजुकेशन प्रभावित होती है, कैसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हमें टैकल करना चाहिए, कैसे ध्यान रखना चाहिए, वो सब चीज़ें इस यूनिट में अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके जो 6 यूनिट हैं उस 6 यूनिट पे अपन वीडियो बना चुके हैं, तो आप इनका अध्ययन कर लेवें। हमारे इसी चैनल पर आपको प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको मिलेगा कि 6 यूनिट मैंने आपको कंप्लीट कर रखी है। तो आप जल्दी से आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अभी इकाई 7 विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे। पहला क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से क्या मतलब है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे ऐसे बच्चे जिनको विशेष आवश्यकता की जरूरत है, जिनको स्पेशल आवश्यकता की जरूरत है, वो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं। यानी कि जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से असमर्थ होते हैं और अपूर्णता लिए होते हैं, जो कि बच्चों को सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकती है। एक ऐसी शारीरिक और मानसिक दृष्टि से असमर्थता, कोई बालक शारीरिक दृष्टि से असमर्थ हो सकता है, कोई बालक मानसिक रूप से असमर्थ हो सकता है, कोई मेंटली कमजोरी हो सकती है या मंदबुद्धि हो सकता है, कोई बालक शरीर से लोकोमोटर हो सकता है यानी कि दिव्यांग हो सकता है। तो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से जो असमर्थ हो, ऐसी असमर्थता या अपूर्णता जो बच्चों को सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकती है। जैसे जो व्यक्ति सामान्य बालक कर सकता है वो बालक नहीं कर सकते हैं, उसे विशेष आवश्यकता कहलाती है, वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है, अपन ऐसे समझ लेते हैं इसको। समावेशी शिक्षा यानी ऐसी शिक्षा जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेश कर सके, किसमें? सामान्य बालकों की तरह। यानी हम जिस प्रकार से सामान्य बालकों को पढ़ाते हैं, जिस प्रकार से सामान्य बालकों का हम ध्यान रखते हैं, जिस प्रकार से सामान्य बालकों का पाठ्यक्रम होता है, बुक्स होता है, ठीक उसी प्रकार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के भी वही बुक हो, वही पढ़ाने वाले शिक्षक हो, तो बालक में क्या होगा? हीन भावना नहीं आएगी। इसीलिए समावेशी शिक्षा की अवधारणा बताइए। चलिए देखते हैं। शिक्षा में समावेश शिक्षा या शिक्षा में समावेश समाज में समावेश का ही एक घटक है। यानी कि शिक्षा में समावेश समाज जो है ना, वो एक बहुत ही अच्छा समावेश करना समाज का ही एक घटक है। इस समावेशित शिक्षा वास्तव में विशेष क्षमता वाले बच्चों को शिक्षा का उपयुक्त वातावरण देता है, जिससे उनके सीखने की प्रक्रिया सामान्य बच्चों की भांति हो सके और विशेष क्षमता वाले उनके विकास में बाधक नहीं बने। यानी कि ऐसी शिक्षा पद्धति जो क्या करे, उस बालक को सामान्य बच्चों के जैसे, सामान्य बालकों के जैसे शिक्षा देवें, वो समावेशी शिक्षा है। उसमें उनकी जो विशेष क्षमता है, उसमें उनका जो दिव्यांग होना है, उसमें उनकी मंद बुद्धि बाधक नहीं हो। यानी कि उनके साथ ऐसी व्यवहार किया जाए, ऐसी शिक्षा दी जाए जो एक जनरल बच्चे को दी जाती है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में एक समान पाठ्यक्रम, एक ही पाठ्यपुस्तक एवं वही शिक्षक होता है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों एवं सामान्य बच्चों को एक साथ समान रूप से शिक्षा प्रदान करता है। यानी शिक्षक भी उनके लिए वही होगा जो एक सामान्य बालक के लिए होगा और जो एक दिव्यांग बालक के लिए होगा, एक विशेष आवश्यकता वाले बालक के लिए होगा। यानी कि दोनों के लिए टीचर भी समान होगा। इस शिक्षा में निम्न आवश्यक बातें होती है। नंबर 1, इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे व सामान्य बच्चों का पाठ्यक्रम समान होगा। दोनों बच्चों का, एक सामान्य बालक, एक विशेष आवश्यकता वाला बालक, एक कक्ष में है, तो उन दोनों के लिए ऐसा नहीं हो कि विशेष आवश्यकता वाले बालक के लिए पाठ्यक्रम अलग होगा और एक सामान्य बालक के लिए अलग होगा, ऐसा नहीं, भेदभाव नहीं होगा। ये समावेशी शिक्षा है। दूसरा, प्रवेश के समय विशेष आवश्यकता बालकों की जांच तो करनी है, जानकारी तो प्राप्त करनी है, परंतु उसे उस बच्चे का इस बात का एहसास नहीं हो कि ये मेरे इस फलां
दिव्यांग के चक्कर में मुझे हीन भावना से वो बालक ग्रसित नहीं हो। टीचर मुझे विशेष रूप से पूछ रहा है, जानकारी तो करनी है ताकि उस बालक का ध्यान रखा जाए, लेकिन उस बालक को ये एहसास नहीं हो कि मुझे इस चक्कर में, मेरी इस अक्षमता के चक्कर में ये गुरुजी मेरे से नफरत करते हैं, ये गुरुजी मुझे विशेषकर इस बात से वो बालक अपने आप को हीन नहीं समझे। इस बात का ध्यान रखना। तीसरा, बैठक व्यवस्था कक्षा कक्ष में उचित जगह हो तथा स्थान उपयुक्त हो। ऐसे बालक, जैसे कोई दृष्टिबाधित बालक हैं या कोई सुनने में असमर्थ हैं या कोई मानसिक मंद है या फिर शारीरिक रूप से दिव्यांग है, तो ऐसे बालकों के लिए कक्षा कक्ष में उचित जगह हो। जैसे दृष्टि जिसकी कमज़ोर है उस बालक को आगे बिठाना ताकि वो देख सके और समझ सके। जैसे कम सुनने वाला बालक है उस बालक को आगे बिठाना ताकि उसको गुरुजी जो समझा सके, गुरुजी जो बोल सके कक्षा कक्ष में, वो उसको समझ में जल्दी से आ सके, सुनाई दे सके। ये अपने को ध्यान रखना समावेशी शिक्षा में। चौथा, कक्षा में श्यामपट्ट एवं शैक्षिक उपकरण अक्षमता वाले बच्चों की पहुंच आसान हो। ऐसे श्यामपट्ट लगाए जाए, ऐसी जगह लगाया जाए, ऐसे शिक्षा के उपकरण लिए जाए काम में जो अक्षमता वाले बच्चे हैं वहाँ तक उनकी पहुंच हो। ऐसा नहीं हो कि श्यामपट्ट बालक इस जगह बैठा है जिसको श्यामपट्ट पे लिखी हुई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, समझ में नहीं आ रहा। शिक्षा का जो उपकरण है, शैक्षिक उपकरण है, वो एक बालक को दिया जा रहा है, अक्षम वाले बालक को नहीं दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। पांचवा, शिक्षण सामग्री का कक्षा कक्ष में उपयोग समुचित हो। जो भी शिक्षण सामग्री आती है या काम में आई जाती है वो उसमें कक्षा कक्ष में उसका उपयोग समुचित रूप से किया जाए, उन बालकों को भी उसमें सम्मिलित किया जाए। छठा, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को अन्य सहायक सामग्री जैसे ट्राईसाइकिल है, व्हील चेयर आदि उपलब्ध करानी चाहिए ताकि बालक आसानी से विद्यालय तक आ सके। अगला है विषयगत शिक्षण। शिक्षण में भी ऐसा शिक्षण जो विषय पर आधारित हो, ऐसा शिक्षण जो जिस टॉपिक को पढ़ाना चाहे उस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझा दिया जाए। विषयगत शिक्षण का भी बहुत बड़ा रोल है समावेशी शिक्षा में। यह है समावेशी शिक्षा की अवधारणा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लेना इसको आप। अगला क्वेश्चन, क्षति, अपंगता एवं अक्षमता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। इनके प्रति जो व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षति जिन बालकों की हो गई है, अपंग हो गए हैं कुछ बालक, कुछ शारीरिक रूप से मानसिक रूप से अक्षम हैं, उनके प्रति हमारे समाज का नज़रिया कैसा है, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, विशेष आवश्यकता वाले, विशेष क्षमता वाले ऐसे बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। जो ये होते हैं क्षति, अपंग और अक्षमता वाले होते हैं, वो शिक्षा से जनरली वंचित हो जाते हैं तथा माँ बाप द्वारा उन्हें बोझ मान लेने से उनमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। इसका कारण समाज में ये भ्रांति कि ये तो भगवान की मर्जी है। यहाँ शिक्षक का दायित्व है कि वह उन बच्चों को संबल देकर जागरूक करे, वह शिक्षा दिलाने का प्रयास करें। पहले इन्हें विकलांग कहा जाता था, अब इन्हें दिव्यांग कहा जाता है। सरकार ने इन्हें नौकरियों में भी आरक्षण दिया है। कुछ व्यक्ति तो अपंगों का मजाक उड़ाते देखा जा सकता है। हक लाने वाले बच्चे की नकल उतारकर उपहास बनाया जाता है, जो कि गलत है। अब सामाजिक दृष्टिकोण बदला है और समावेशी शिक्षा के साथ इन्हें सामान्य बालकों के साथ लाया गया है। मतलब यह है कि इन बच्चों के प्रति समाज का नज़रिया बदला है। पहले के समय में इन बच्चों का उपहास किया जाता था, इन दिव्यांग बालकों को अलग नज़रिए से देखा जाता था, लेकिन अब चूँकि सरकार ने इनको रिजर्वेशन दे दिया है, इनको 1% या ऐसा कुछ रिजर्वेशन दे रखा नौकरियों में। आज ये बालक बड़े होकर नौकरी लगते हैं। आज इनको ट्राईसाइकिल वगैरह मुफ्त दी जाती है, काफ़ी सुख सुविधाएं इन बालकों को दी जाती है और इनको समावेशी शिक्षा के साथ ऐसा बनाया गया, पूरा संबल बनाया गया कि ये बालक अपने आप को हीन नहीं समझे, ये बालक सामान्य बालकों की तरह व्यवहार करें। चलिए क्वेश्चन अगला, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति शिक्षक की भूमिका का विवेचना कीजिए। यानी ऐसे बालक के प्रति शिक्षक की क्या भूमिका होगी। शिक्षा व प्रशिक्षण के माध्यम से विशेष क्षमता वाले बालकों को समर्थ एवं समाज के योग्य बनाया जा सकता है।
ऐसे में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सीखने की गति, सामर्थ्य को ध्यान में रखकर अपनी शिक्षण प्रक्रियाओं का निर्धारण करना होगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सीखने को मनोरंजक और आनंददायी बनाने के लिए शिक्षक को अपनी सृजनात्मकता और संवेदनशीलता का काम में लेना होगा। उसे अभिभावकों के समुदाय के साथ समय समय पर चर्चा करके अपने शिक्षण व्यवहार को निर्धारित करना चाहिए। तो अब इससे सार ये निकला कि जैसे विशेष आवश्यकता वाले बालक किसी विद्यालय में प्रवेश देते हैं, उसको प्रवेश दिलाया जाता है, तो उस बालक के प्रति शिक्षक का नज़रिया ऐसा हो कि उस बालक को ऐसा एहसास नहीं हो कि ये गुरुजी मेरे से इस दिव्यांगता के कारण, इस अक्षमता के कारण मेरे से नफरत करते हैं, मेरे को सिखाना नहीं चाहते हैं। ऐसी हीन भावना उस बालक के मन में नहीं आनी चाहिए। ये शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो उस बालक को समान रूप से समझे, समान रूप से शिक्षा देवें और उससे यदि उसकी कोई कमजोरी है तो उसके माता पिता से चर्चा करें समय समय पर और उसके शिक्षण व्यवहार को सुधारने का प्रयास करें। ये सब यदि शिक्षक करेगा तो विशेष आवश्यकता वाले बालक भी बहुत प्रोग्रेस करते हुए दिखाई देंगे और ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जहां एक सामान्य बालक पहुंचता है या एक इंटेलिजेंट बालक पहुंचता है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5, शारीरिक रूप से आवश्यकता वाले बालकों की पहचान क्या है? कि शारीरिक रूप से जो बालक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनकी क्या पहचान है? देखिए, इस प्रकार के बालकों में दृष्टि दिखाई कम दे सकता है, सुनने की समस्या आ सकती है, श्रवण, बोलने, अंग विकार, सीखने संबंधी समस्या आती है तथा उनका बौद्धिक स्तर भी सामान्य बालकों से कम होता है। तो ऐसे समझना कि वो बालक शारीरिक रूप से अक्षम बालक हैं, शारीरिक रूप से विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं। मैंने कहा था ना, शारीरिक और मानसिक 2 प्रकार से बालक विशेष आवश्यकता वाले होते हैं। तो शारीरिक आवश्यकता वाले बालक ऐसे बालक जिनको दृष्टि में, श्रवण में, बोलने में, अंग विकार में और सीखने संबंधी समस्या आती है, उनका बौद्धिक स्तर भी कमज़ोर होता है, वो शारीरिक रूप से आवश्यकता वाले बालक होते हैं। अगला क्वेश्चन 6, दृष्टि कमजोर बालकों की समस्या का निवारण करिए। कक्षा में ऐसे बालक हैं, ऐसे 2 बालक हैं जिनकी दृष्टि कमजोर है, जिनको दिखाई नहीं देता है, कम दिखाई देता है ना, कम दिखाई देता है। यहाँ अपन अंधे से नहीं ले सकते हैं, कम दिखाई देता है, ऐसे बालक हैं। तो क्या करेंगे, बच्चे को कक्ष में अग्रिम पंक्ति में बिठाने की व्यवस्था करेंगे कि उस बालक को सबसे आगे बिठाया जाए ताकि उसको श्याम पट्ट पे दिखाई दिया जा सके अच्छी तरीके से। श्याम पट्ट पर बड़े बड़े अक्षर लिखा जाए तथा समय समय पर उनके अभिभावकों को बच्चे की समस्याओं से अवगत कराया जाए ताकि बालक को मुख्य धारा में लाया जाए और उसको बहुत अच्छी तरीके से कक्ष में ट्रीट किया जाए जिससे वो बालक समझ सके। जिसको हम समझाना चाह रहे हैं, एक सामान्य बालक और एक उस बालक में कोई अंतर नहीं समझे, तब जाकर के ये दृष्टिबाधित बालक भी एक मुख्य धारा में एक अच्छी पोजीशन ले सकते हैं और एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकते हैं। यही हमारी यूनिट समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिए मित्रों।